स्वागतम स्वागतम मोक्षिका चैनल पर विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं पाठ 5 वसंत भाग 3 में संकलित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। जैसा कि बच्चों आपने चिट्ठियों के बारे में, लेटर के बारे में, पत्र के बारे में सुना होगा, तो प्राचीन समय का हमारा जो संचार का माध्यम था वह चिट्ठी ही थी। इसी में अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की किस प्रकार हमारी जिंदगी में अहमियत बढ़ती गई और आधुनिक संचार आने पर किस प्रकार उनकी अहमियत घटती जा रही है, इसके बारे में बखूबी दर्शाया है। अरविंद कुमार कहते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का अर्थ होता है अद्भुत, और उसकी उपयोगिता हमेशा से हमारी जिंदगी में बनी ही रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष, संतुष्टि फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कहने का अभिप्राय है, किसी भी राजनीति के बारे में अगर हमें किसी नेता को, किसी मंत्री को कोई पत्र लिखना है तो वह पत्रों के द्वारा ही संभव है। साहित्य, किसी भी पुस्तक में जो कहानी, लेख छपते हैं वह साहित्य है। और कला के क्षेत्रों में कला जो इसके अंदर हमारे, जैसे आधुनिक कला में कोई आर्ट में अच्छा है, कोई लकड़ी का कार्य करने में अच्छा है, कोई पत्थरों की नक्काशी करने में अच्छा है, तो ये कला का क्षेत्र है। ये पूरी तरह से झगड़ों से या नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही आधारित है, केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों के अद्भुत भूमिका बताई जाती है। जैसे जैसे मानव सभ्य हुआ, जैसे जैसे वह पढ़ने लिखने में संलग्न होता चला गया, उसी प्रकार से पत्रों की अनूठी भूमिका भी बढ़ती ही जा रही है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा होता है, भले ही उनका नाम अलग अलग क्यों न हो, भले ही हम उनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से क्यों न पुकारें। पत्र को उर्दू भाषा में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ भाषा में कागद कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्रों को हम संभाल कर रखते हैं, इसलिए जब भी हम उनको उठाकर पढ़ते हैं तो वह यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से पत्र लिखता है। वह उस पत्र में क्या लिखना चाहता है, ये उसके अपने भाव होते हैं कि वो किस प्रकार से पत्र को लिखता है। हर एक पत्रों का अपना दायरा होता है, उसकी अपनी सीमा होती है। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को खोजते हुए, तलाशते हुए पूरी तरह से अपने ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें उस पर पता लिखना होता है कि उस व्यक्ति का स्थायी पता क्या है। उन ठिकानों को खोजते खोजते वह अपने सही स्थानों पर पहुंच जाते हैं।
भारत में ही हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो यह साबित करती हैं कि पत्र हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी उनकी महत्वता है हमारी जिंदगी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था। उन्होंने कहा कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी जो दौड़ने वाले, कोई पशु या किसी को भी हम व्यक्ति को हम दूत बनाकर भेजते थे, वे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। तार से ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही पहिए आए, पहिए यानी हमारे जितने भी वाहन हैं उन सब में पहिए लगे होते हैं, उन पहियों से भी ज्यादा तेज गति से तार पहुंचने लगी। तार के ऊपर हम एक ऐसा वो लगाते थे, एक जिसके ऊपर हम ऐसा निशान बना देते थे जिससे वह बहुत ही कम समय में दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता था। और इस प्रकार जो संवाद का सिलसिला था वह बहुत जल्दी से पूरा होने लगा। अब टेलीफोन, वायरलेस, जिन मोबाइल फोन और इस प्रकार आगे से आगे जितने भी हम मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं, उनमें एक नया बदलाव आता ही जा रहा है। पिछली कई शताब्दियों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए अनेक अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। जैसा कि बच्चों आपको औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र मिलते हैं, तो वह स्कूली पाठ्यक्रम में ही तो शामिल है, हमारे सिलेबस में वो शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई विदेश देशों में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व डाक संघ ने तो अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। उसमें सभी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे भाग लेते थे और उन बच्चों को फिर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता था। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों का आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया यानी ग्रामीण दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि व्यापार में अगर हम उन्हें पत्र नहीं भेजते हैं तो उन्हें प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर हम टेलीफोन का एसएमएस नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए पत्रों का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसलिए व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ही न लिखा हो या लिखवाया ना हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही।
परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि बस, हवाई यात्रा, जल परिवहन, थल परिवहन, इन साधनों ने यानी लोगों के आने जाने में इतनी सुविधा कर दी है कि अब लोगों को चिट्ठियां लिखने का इतना शौक नहीं रहा। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी और आज भी यह साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान खोज का विषय है कि उन्होंने किस किस बारे में पत्र लिखे हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन पर बातें करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जैसा कि आपने कक्षा 6ठी में और 7वीं में पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे जब वह दूर विदेश में रहती थी, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अपने आपके जो फोन हैं, जितने भी मोबाइल हैं, उनमें एसएमएस हम बहुत कम रख सकते हैं। जब उनकी मेमोरी फुल हो जाती है तो हमें उनको डिलीट करना ही पड़ता है, लेकिन पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, उनसे दोबारा उठाकर पढ़ सकते हैं और अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों द्वारा मानी जानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना पत्र ही रहा है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखा है, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। इसका अर्थ है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो जो अंग्रेज व्यक्ति थे वे अपने परिवार वालों को पत्रों के माध्यम से पूरे भारत का हाल बताते थे, और वहां पर उन्होंने भारत में कितनी अपनी जड़ें मजबूत की हैं, यह सभी भी पत्रों के माध्यम से उस पत्रों में लिखते थे। कितने भी जो हमारे संग्रहालय हैं, जितने भी हमारे इन संग्रहालयों में अब तमाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र भी फोटो फ्रेम करवा कर रखे गए हैं, और जो भी व्यक्ति वहां पर जाते हैं वह उनको पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज हस्तियां यानी जानी मानी हस्तियां, जिनके बारे में लोग चर्चा करते थे, जिनको लोग अधिक जानते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही लगातार पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इसका अर्थ है कि महात्मा गांधी दोनों हाथों का प्रयोग लिखने के लिए करते थे।
महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट्स या हमारे प्रमाण पत्र। पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सहित कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, तत्पर रहते थे कि कोई भी पत्र आया है तो उस पत्र का वह जवाब बखूबी देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। 1915 से 1941 के बीच महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बातचीत की थी, पत्रों के माध्यम से उनको प्रकाशित किया गया है एक पुस्तक में, जिसमें उन्होंने अपनी मन की बातों को लिखा हुआ है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार रही है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणी यानी जो कच्चे मकानों में बस्तियों में लोग रहते हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए हर रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसका बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बहुआयामी यानी बहुत प्रकार से इनका प्रयोग होता है। दूर देहात में लाखों गरीब चूल्हों में जो जलते हैं, वह मनी ऑर्डर के द्वारा ही उनकी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। लोग अपने घरों पर मनी ऑर्डर के जरिए ही पैसे भेजते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी भगवान के दूत के रूप में उसको समझा जाता है। इस प्रकार जो पत्र लेखन था, वह दिनों दिन चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और हमें अपने प्रत्येक प्रकार के संवादों के बारे में, उस समय की मनोदशा के बारे में दर्शाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।